एक ये जो महिला नीले सूट में बैठी है, हरे टी शर्ट में जिनके हस्बैंड बैठे हुए हैं, जो उनके बगल में, ये काफी देर से देख रहा हूं। सरस्वती वंदना होगी, कोई ताली नहीं बजाई। महावीर वंदना हो गई, कोई ताली नहीं बजाई। ये इतनी देर से यही नोटिस कर रही है कि मनिका दुबे ने जो सूट पहना उसका कपड़ा कौन सा है। अनामिका अंबरजी ने जो कपड़े पहने वो मेरठ की कौन सी दुकान पे मिलते हैं। और ऐसी एक महिला भाई साहब हमें हर मंच पे मिल जाती है। पिछले दिनों में नारनौल में गया था, एक महिला सामने बैठी थी। दिल्ली से आपके बीच आते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो तो विनोद पाल आपके बीच बुलाए जाएं जोरदार तालियों के माध्यम से। करें जी। चार कवित्री बुलाने का एक फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि कवित्री चाहे कितनी भी बड़ी हो और अपनी पत्नी हो, दूसरियों को देखने के लिए अगला सामने जाके बैठ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि आप लोग थोड़ा सा ना अच्छी वाइब नहीं दे रहे भाई साहब। पीछे हम सभी बैठे बैठे यही कहते हैं, यार ये लोग ताली नहीं बजा रहे मेरठ के। हाँ, ये मेरठ वाले हैं। हाँ, अच्छा पढ़ोगे तो तालियां बजाएंगे, वरना ये कवि को भी मैं समझ मतलब गया। है। बहुत शानदार लोग हैं हम। मन को अगर टटोलोगे जो तो चिंतन गंभीर मिलेंगे, चेहरे पर मुस्कान मिलेगी, भीतर पर्वत पीर मिलेंगे। बड़ा मुश्किल है कलयुग में मगर है दूसरा सच ये, महावीर सा बनकर देखो हर मन में महावीर मिलेंगे। महावीर सा बनकर देखो हर मन में महावीर मिलेंगे। और आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। ईश्वर चंद गंभीर जी कह रहे थे मैं मनिका दुबे को सुनने के लिए आया हूं, तो मैं बतला दूं मेरी मम्मी मुझे घर पे मनिका दुबे ही बोलती है। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत बढ़िया। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह है। आदरणीय संजय जैन जी, एक बार खड़े हो जाइए सर। संजय जैन जी सीए भी हैं। पिछले जन्म में महाभारत में थे। ये धृतराष्ट्र को बताते थे, संजय उस वक्त भी इनका नाम संजय था। ये धृतराष्ट्र को बताते थे देखो कुरुक्षेत्र में कुछ ठीक नहीं हो रहा, दुर्योधन को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, अर्जुन के बाण कर्ण को भेदते हुए जा रहे हैं, ये बताते थे पहले। और इस जन्म में ये सीए बन गए, अब भी लोगों को बताते रहते हैं बेटे 31 तारीख तक टैक्स भर दे। तो नमन करता हूं सर आपको। राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं। नहीं आप बैठ जाइए संजय जी, फाइनेंसर खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता भाई साहब। हाँ, राजस्थान में वैसे तो ना जाने कितने गांवों पर एक गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसपे झुक्के नामने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और प्रताप फौजदार जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक्के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। प्रताप फौजदार जी ने अपना नाम लिया प्रताप फौजदार, तो कुएं में से आवाज आई प्रताप फौजदार। फिर मैंने संजय जैन जी का नाम लिया, आदरणीय संजय जैन जी, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं है। देखो प्रिंसिपल साहब इस बात पे ज्यादा हंसे। मैंने दोबारा नाम लिया ऋषभ एकेडमी वाले संजय जैन जी, तो भाई साहब कुएं में से जो कोई आवाज नहीं है। तो बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने संजय जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, प्रताप फौजदार का जवाब हो सकता है, संजय जैन जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। वाह। तो संजय जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। मेरी पेमेंट तो थोड़ी इनसे थोड़ी सी ज्यादा करवा देना बस। मैं हालांकि पुलिस वालों को देख के सर कमाल ही हो तो नहीं, हमने आपका सम्मान किया। मैं गारंटी से कह सकता हूं जिस दिन आपको मौका मिलेगा आपने तो कोविड के दौरान पे बहुत किया भी है भाई साहब। 1 मिनट के लिए डॉक्टर ने पूछ लिया था कि पहले वाला इंजेक्शन कहां लगा है, पर इन्होंने पहले डंडे के बारे में कभी नहीं पूछा। बहुत बढ़िया।
मैं बतला दूं भाई साहब, मैं मेरठ में दूसरी बार आ रहा हूं। पहली बार मैं मेरठ के थाने में आया था और उन लोगों ने मुझे 1 घंटा सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद इन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि मेरठ की पुलिस देती भी है। इन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। मैंने ये देखने के लिए कि कितने पैसे दिए। उस कोने का, उस लिफाफे का बस छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। भाई साहब 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। बहुत बढ़िया। आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। हमारे बीच में, मैं पहले बतला दूं, हमारे सामने भाई वेद ठाकुर, अमन जैन, उमंग गोयल, प्रतीक गुप्ता, न जाने कितने ऐसे हमारे दोस्त कवि लोग यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं। और ये मैं चाहता हूं इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजे। एक कवि होते हुए जो दूसरे कवियों को सुनने आ जाते हैं, मैं चाहता हूं एक बार इनके सम्मान में बजे। कोई नहीं, बजवा दी, जितना बोला था उतना करवा दिया। मैं, आइए संजय जी आ गए। हाँ भाई साहब अब सुन लो बस। मैं दिल्ली से आया हूं और भाई साहब दिल्ली के कवियों के संग पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। पिछले 1-2 महीने से जिस भी मंच पर जा रहे हैं, कम से कम 4 लोग आके पीठ थपथपा के बोलते बेटे घबराने की बात नहीं है, जल्दी जेल से छूट जाएगा। मैं बोलता भाई हमने ही तो करवाया है। अगला कह रहा है भाई साहब, कौन कह रहा है कि भाई साहब दिल्ली में पानी की कमी है? यकीन नहीं मानो को घुटनों तक भरा पड़ा। एक ये जो महिला नीले सूट में बैठी है, हरे टी-शर्ट में जिनके हस्बैंड बैठे हुए हैं, जो उनके बगल में, ये काफी देर से देख रहा हूं। सरस्वती वंदना होगी, कोई ताली नहीं बजाई। महावीर वंदना हो गई, कोई ताली नहीं बजाई। ये इतनी देर से यही नोटिस कर रही है कि मनिका दुबे ने जो सूट पहना उसका कपड़ा कौन सा है। अनामिका अंबर जी ने जो कपड़े पहने वो मेरठ की कौन सी दुकान पे मिलते हैं। और ऐसी एक महिला भाई साहब हमें हर मंच पे मिल जाती है। पिछले दिनों में नारनौल में गया था, एक महिला सामने बैठी हुई थी। भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुना, गद्य सुना, पद्य सुना, पर अगली हंस के ही ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के कह रहा हूं, मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बहुत बढ़िया। और इन महिलाओं का ऐसा ही है भाई साहब, जब ये बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं है। इस बात पे तो संजय जी की पत्नी ने भी ताली बजा दी। नहीं वाह। मैं सच बतला, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये बहुएं हंस रही हैं। इनको तो बस इसी चीज में मजा आ गया कि सास खाई में गिर गई। मेरे 1000 मंचों का तजुर्बा, जैसे मंच से नीचे उतरता हूं कम से कम 4 नई नवीली बहुएं आके पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। वाह। मेरठ के लोग, सौरभ भैया कितने समझदार है मैं आपको बताऊं। मेरठ के लोग, अभी जब मेरे को जहां पे कार वाले ने उतारा था वहीं पे मैं खड़ा हुआ था। आपने बोला विनोद आजा होटल में ही आजा, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। वहां से एक अर्थी जा रही थी, एक आदमी की पत्नी मर गई थी, उसकी अर्थी जा रही थी। मेरे बगल में एक महिला भी खड़ी थी। महिला क्या खड़ी थी भाई साहब, वो मैं नाम नहीं बताना चाह रहा था, प्रीति त्रिपाठी। ये मेरे बगल में प्रीति खड़ी हुई थी, मेरे बगल में ये मेरे बगल में खड़ी हुई है। उस आदमी ने रोना स्टार्ट किया, कह रहे 7 फेरों के वादे भूल के, 7 जन्मों के रिश्ते को तोड़ के कहां चली गई तू, अब मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगा। प्रीति बोली यार इस आदमी का अगर नंबर मेरे पास होता ना तो मैं इससे शादी कर लेती। ये बात गलती से उस आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना रोना बदला, उसने बोला अरे 7 जन्मों के फेरों को भूल के, अरे 7 फेरों के वचनों को भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया।
गलती ये हो गई कि उसने नंबर थोड़ा जल्दी बोल दिया। प्रीति सिर्फ आधा नंबर ही नोट कर पाई थी। प्रीति ने बोला यार इसका आधा नंबर ही नोट कर पाई हो, काश ये दोबारा बोल दे। उस आदमी ने फिर दोबारा बोला, 7 जन्मों के वादों को भूल के, अरे 7 फेरों के उस वचनों को भूल के मुझ अकेले को छोड़ के तू कहां चली गई? अब बता मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे कौन फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया? मेरे को लग रहा है आप लोग भी वहीं पे खड़े थे। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, जिस सिचुएशन से मैं निकल के आया हूं आप नहीं समझ सकते। लड़के 2 तरह के होते हैं, एक दिन जो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे राहुल इधर आ, सचिन इधर आ, और यही लड़के रात के 10 बजे मोबाइल फोन पे पता है कैसे हो जाते हैं? हेलो। सर आप क्यों हंस गए इस बात पे? अच्छा लड़की को तो नहीं पता नहीं लड़का किस टेम्परेचर मोड पर पड़ा। लड़की बोलती है हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है? लड़की बोली खाना खा रही हूं। कह रहा खाने में क्या? कह रही यार तू ऐसे बदतमीज रहेगा जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम द होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस। इट इज इंश्योर्ड आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your answer for all vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हो आम के अचार के साथ। आप लोग अब भी खुल के ताली नहीं बजा रहे भाई साहब। बहुत बढ़िया। आदरणीय अनामिका दीदी मुझसे कहती है कि विनोद मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां श्रोताओं के मुंह से निकले। हाँ। मैं कोशिश करता हूं, मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, उसके आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से निकलेंगी। ऐसा अनामिका दी कहती है विनोद कविता असली वही होती है कि जहां पे तुम रुक जाओ अगली पंक्ति श्रोताओं के मुंह से निकले। मैं दावा करता हूं, सौरभ भैया सुनिएगा। सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये वेद ठाकुर बैठा हुआ भाई साहब आप सबके बीच में, इस लड़के की मैं दिल से इज्जत करता हूं। उसका कारण है जब ये लड़का 12वीं क्लास में था, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो वेद कहता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरठ की किसी भी गली में किसी लड़की को छेड़ा जाता था तो वेद वहां पे पहुंचता था, जो लड़का छेड़ रहा होता था उस लड़के को मारता था और फिर लड़की से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर इसकी शादी हो गई। अच्छा। हनीमून पे इसने घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो भी इस बात पे बजा देना, शादी के 3 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। आइएगा, मैं जानता हूं ये यात्रा हमारे को प्रताप फौजदार जी तक लेके जानी है, और मैं इस बीच में आपके सामने एक दृश्य रखना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब लड़की की विदाई होती है, प्रहसन विधि आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सौरभ भैया सुनिएगा। आप लोगों की तालियां कमजोर क्यों आ रही है मुझे इसका कारण तो नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आलोक जी हमारे बीच में बैठे हो, भाई साहब नमन करता हूं आपको। और बस यहां से एक दृश्य दिखला रहा हूं आपको। एक तो एक कैमरे वाले बड़े कंफ्यूज करते हैं यार, ये इतना कंफ्यूज करते हैं। कोई पुरुष कोई लड़का पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाओ इनके स्टूडियो में, जैसे ही बैठोगे वैसे ही फोटो खींच देंगे। पर कोई लड़की कोई महिला इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाए, एक बार छूने के बहाने यूं करने जरूर आएंगे उसको।
आइए मैं आपके बीच में एक दृश्य रखता हूं। स्वागत। आपने देखा होगा भाई साहब, मेरठ है, दिल्ली है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में आज भी ये कल्चर है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के गोद में और डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइएगा तब उसके बाद कितने लोग ये प्रथा जानते हैं। हाँ सब बस जानते हैं। बस ठीक है। संजय जी, हाँ वो दोनों हाथ उठा रहे हैं। हाँ संजय जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और यकीन मानिए जैसी माला आपने पहनाई ऐसी मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी भाई साहब मुझे। मैं चाहूंगा आपकी बार का करवा चौथ भी रखें आप मेरे लिए। मैं अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं पर आपका करवा चौथ का व्रत खुलवाने आऊंगा भाई साहब। अब सुन लीजिएगा, लड़की का विदाई का समय चल रहा है। सीन यह है कि लड़की का मामा लड़की को लेके जाएगा, पर दृश्य यहां पे यह बदल गया है कि लड़की का वजन है 150 किलो। जिस व्यक्ति ने नहीं सुना वो सुन लो, लड़की का वजन है 150 किलो। और दूसरी बात यह कि लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है और ऋषभ एकेडमी के अंदर से ही विदाई हो रही है उसकी। तो यहां पे एक तरफ नवीन जी नाम बताए थे, फंस गए भाई साहब आप तो यहां पे नवीन जी खड़े थे और ये नवीन जी के बगल में कौन है जी? सचिन जी। सचिन। अब काय का डरना जब पाकिस्तान से सीमा को लिया है तो यहां नवीन जी खड़े थे, यहां पे सचिन जी खड़े थे। भाई साहब एक बार आप दोनों खड़े हो जाएंगे तो लोग देख लेंगे मैं किन दो चेहरों का मजाक उड़ा रहा हूं। नवीन जी एक बार यकीन मानो, सचिन जी एक बार यकीन मानो। भाई साहब देखो, किसी गरीब लड़की की विदाई की बात चल रही है। गरीब लड़की। हाँ नवीन जी एक बार आप चेहरा दिखला दो। हाँ प्रतीक कहां चला गया? प्रतीक भाई एक बार आप खड़े हो जाओ, यकीन मानो खड़े हो जाओ, यकीन मानो बहुत जरूरी है। एक बार इस आइटम को भी देख लो भाई साहब, पीछे एक बार चेहरा दिखला दो थोड़ा। प्रतीक भाई कैमरे के चक्कर में दिख रहा है, यहां के दिखला दो प्लीज। नहीं दिख रहा, भगवान कसम, भाई माता रानी कसम, वो आंटी जी यूं करके दिख रही, नहीं दिख रहा उन्हें। थोड़ा सा इधर आ जा प्लीज प्रतीक भाई, अब चेहरा उस तरफ दिखला दो, मंच पे ही बुला लो। अब दिखला दो। हाँ मंच पे ही आ जाओ। हाँ मंच पे। बस अभी अब आपने प्रतीक जी को देख लिया, अब ठीक है। तो यहाँ पे नवीन जी खड़े थे और यहाँ पे सचिन जी खड़े थे। तो पंडित जी ने जैसे बोला भाई लड़की को लेके जाओ, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो लड़की के बाप ने पहले नवीन जी से बोला बेटे उठा दिए जरा। तो नवीन जी तो उस लड़की के संग बचपन से स्टापुर खेलते आ रहे, इन्हें तो पता है वो जैसे स्टापुर पर कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे नवीन से बोला बेटा नवीन उठाइए, तो नवीन है मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रखा, डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकूंगा पथरी। अच्छा कोई बात, बेटे सचिन उठा दियो। तो सचिन बेचारे 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी हूं या औरत। जैसे बोला बेटे सचिन उठाइए, तो सचिन वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा, तो ऐसे में अपना प्रतीक भाई जो अभी खड़ा किया था, ये पीछे खड़ा हुआ था, ये सबसे कह रहा भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई काम हो तो बताना। तो पीछे ईश्वर चंद गंभीर जी भी खड़े थे, मनिका दुबे के फैन। उन्होंने बोला बेटे प्रतीक यहां पे काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। तो प्रतीक जी बोलते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बेटा मेरे लायक कोई काम हो तो। ये कहते कहते प्रतीक भाई लड़की के बाप के पास आ गए और बोले बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इनका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा छुटकी को लेके जा। तो जब तक प्रतीक भाई ने छुटकी देखी नहीं थी, इनकी सांस फूल नहीं रही थी, इनका बीपी नॉर्मल था, इनका शरीर कांप नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने लड़की देखी, इनके शरीर में जो परिवर्तन हुए, अगर आपको मजा आ जाए तो ताली बजा देना। कहां है अंकल जी? यहां पे। आगे
तो बढ़ो भैया। एक बार प्रतीक बन के महसूस तो करके देखो आप। प्रतीक जी क्या करना अंकल जी? उठानी है। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और छुचकी नहीं हो, ये तो मुटकी है। पर ईश्वर चंद गंभीर जी ने बोला बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो प्रतीक गुप्ता भाई ने जरा सी उठा के देखी थी, तभी रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर तभी हमारे संजय जैन जी आए। इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया प्रतीक भाई का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब प्रतीक ने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 4, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। प्रतीक भाई उसे आधे रास्ते तक ही लेके गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो प्रतीक की गोदी से उतर के मम्मी कहती वापसी आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके करा, लेके आ मतलब ये आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, बस ले आओ ज्यादा। कह रहे दोबारा से उठा। इन्होंने दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठा पाए। तो अब की बार अपनी मनिका दुबे आई। ईश्वर जी मनिका दुबे आई। तो अब की बार अपनी मनिका आई और मनिका ने गाना गाया कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। ओ आ ओ ओ ओ ओ जीत जाएंगे हम। प्रतीक भाई की आवाज। मनिका ने आगे जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। प्रतीक भाई जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़े प्रतीक भाई तो लड़की की बड़ी बहन आ गई जो कि 180 किलो की थी। उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोली देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। नंद को प्रतीक बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो लड़की का बाप रो रहा। इमोशनल मूवमेंट। संजय जी लड़की का बाप कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुन के तो प्रतीक भाई का खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? लड़की का फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पे मेरी छाती पे फूल धरने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो प्रतीक गुप्ता की पत्नी और इनका बेटा वहीं पे खड़े। तो पत्नी ने जैसे देखा, पत्नी कह रही ये नहीं बचेंगे आज, ये तो गए। प्रतीक जी का ध्यान अपनी पत्नी की तरफ। बोला कौशल्या देख भाई असली नाम नहीं पता, यो ही लूंगा मैं। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये ऋषभ अकेडमी वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला चल ताली बजा दिया, बता रो क्यों रही है? कह रही रो ना तो क्या करूं, आज या तो यो विदा हो जाएगी। समझ गए, पर ताली आप भी नहीं बजा रहे हो, यकीन मानो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वैसे लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ खुद प्रतीक गुप्ता से 2 किलो कम। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। वो जमीन पे लेट के प्रतीक गुप्ता के दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर रोके बोली मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। मैंने बेटी को अपने हाथों से पाला है, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी, मैं यही मर जाऊंगी। प्रतीक बोला देख यो हाथ से छूट रही है और हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दम निकल जाएगा तेरा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पंडित जी आया, करे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला भाई महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ दो कोई।
अब ये गेट तक पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। ये तो मैं फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी कोई सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी आई, लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा भैया ये तो ओपेरा सिंगर है। कह रहा भैया बुजुर्ग हो रहता, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब की बार दादी ने रोना स्टार्ट किया रियल का। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा कर देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। ये ड्राइवर वाली गाड़ी तक जल्दी से, उससे बोला बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला अंकल जी ये गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। ये किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। उसके ड्राइवर से बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। इसने लड़की गाड़ी जैसे में बिठाई, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोला बेटे लड़की को बाहर निकाल कर, अंकल जी ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से लड़की जेसीबी पे विदा हुई। एक गाना गाते हुए मेरे संग आप भी लड़की को विदा करें। पालकी पे होके मैं तो अपने, राजेश जी, सौरभ जैन जी कह रहे हैं मैं तो अपने बाबुल के दार चली है। लेकिन आइए मैं इसके संग सिर्फ 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। एक श्रद्धा नाम की गुड़िया के 35 टुकड़े मिले भाई साहब, तब कहीं जाके दिल से 4 पंक्तियां निकली। मैं सिर्फ अपनी बेटियों को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये 4 पंक्तियां देके मैं जाना चाहता हूं। ये जो बच्चियां, ये जो छोटी छोटी बच्चियां बीच में बैठी हुई हैं, बस ये 4 पंक्तियां देके मैं अपनी जगह पे बैठूंगा। एक श्रद्धा नाम की गुड़िया के 35 टुकड़े मिले, तब कहीं जाके 4 पंक्तियां निकली, और इन बच्चियों के नाम देके जाना चाहता हूं। आप सुन लेना कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। मेरी बच्चियों मेरी ये पंक्तियां याद रखना तुम सदा। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना। धन्यवाद।